प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत पहले स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर की बात करेंगे। पिछले टर्न पे हमने कोलाइडों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी दी थी। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों को हमने टेबल की सहायता से हम इनके अंदर अंतर समझ सकते हैं। सबसे पहला जो बिंदु आता है वो है नेचर या प्रकृति। द्रव स्नेही कोलाइड अवक्षेप के परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से वापस कोलाइड अवस्था में चला जाता है। यानी द्रव स्नेही कोलाइड हमेशा परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर कोलाइड में परिवर्तित हो जाता है, और ये वाला जो है, इसलिए ये कौन सा कोलाइड होता है? उत्क्रमणीय कोलाइड होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है वो अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं और अवक्षेप पुनः कोलाइड अवस्था में वापस नहीं जाता है। दूसरा बिंदु है जिनके अंदर अंतर होता है घनत्व और अपवर्तनांक। ये भौतिक गुण मिश्रण के नियमों का पालन द्रव स्नेही कोलाइड में नहीं करते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में घनत्व और अपवर्तनांक मिश्रण के नियम का पालन करते हैं। अब हम चालकता की बात करते हैं। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनमें उच्च चालकता का गुण होता है और इस चालकता को हम नाप सकते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर निम्न चालकता पाई जाती है और इसे हम आसानी से नहीं नाप सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म मुख्य रूप से होते हैं उच्च वाष्प दाब, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन। यानी हाई वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर एलिवेशन, ये सब गुण जो है उच्च मात्रा में पाए जाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड में। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर इनके अंदर कम उन्नयन और कम अवनमन दिखाई देता है। यानी वाष्प दाब में, हिमांक में जो है कम अवनमन होगा, यानी कम चेंज होता है, तो वो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, और जब ज़्यादा चेंज होता है तो वो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। अगला है टिंडल इफेक्ट। द्रव स्नेही कोलाइड टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। अगला गुण है श्यानता या विस्कोसिटी का गुण। द्रव स्नेही कोलाइडों में विस्कोसिटी जल की तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में यह विस्कोसिटी का मान जल की तुलना में कम पाया जाता है। अब हम पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव स्नेही कोलाइडों में जल की तुलना में कम होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में जल की तुलना में उच्च होता है। जल योजन या हाइड्रेशन की कैपेसिटी जो द्रव स्नेही कोलाइड है उनके अंदर कण अत्यधिक जल योजित हो जाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में कण कम हाइड्रेटेड होते हैं या जल योजित बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। यदि हम इनके स्थायित्व की बात करते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड अत्यधिक स्थायी होते हैं और ये सरलता से कोएगुलेट नहीं होते, यानी लंबे समय तक ये स्थायी रहते हैं और कोएगुलेशन की जो मात्रा है इनकी कम पाई जाती है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड कम स्थायी होते हैं और आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं। जब हम इनके आवेश की बात करते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड माध्यम की पीएच पर निर्भर करता है और ये शून्य भी हो सकती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अभिलाक्षणिक आवेश रखते हैं, या उन पर धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। कणों की प्रकृति की बात करें तो द्रव स्नेही कोलाइड बड़े आकार के वास्तविक अणु होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड असंख्य अणुओं के झुंड के रूप में बड़े कण बनाते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में गमन की बात करते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत क्षेत्र में गमन नहीं करते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड कैथोड या एनोड की तरफ गमन करते हैं। यदि हम विद्युत अपघट्य के प्रभाव की बात करते हैं तो अधिक विद्युत अपघट्य मिलाने पर इनमें कोएगुलेशन होता है,
द्रव स्नेही कोलाइड्स में, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा से ही स्कंदन हो जाता है। अब हम आणविक भार की तुलना करते हैं। तो यदि आणविक भार को देखें तो द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर आणविक भार उच्च होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर निम्न आणविक भार पाया जाता है। ब्राउनियन गति की बात करते हैं तो ब्राउनियन गति द्रव स्नेही कोलाइडों में कम पाई जाती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में ब्राउनियन गति ज़्यादा होती है। परिक्षेपण माध्यम की सांद्रता, तो परिक्षेपण माध्यम की सांद्रता द्रव स्नेही कोलाइड में उच्च होती है, जबकि परिक्षेपण माध्यम की द्रव विरोधी कोलाइडों में निम्न सांद्रता संभव होती है। यदि और द्रव स्नेही कोलाइड के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लाइकोजन है, रबड़ है, सैलिसिलिक एसिड है। द्रव विरोधी कोलाइड में होते हैं गोल्ड, सिल्वर और कुछ इमल्शन द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति तीनों की, सस्पेंशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की और ट्रू विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, तीनों हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। यदि हम पार्टिकल साइज़ की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज़ सस्पेंशन में 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है साइज़, और कोलाइडल विलयन के अंदर 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, जबकि वास्तविक विलयन में 10⁻7 पर सेंटीमीटर से कम होता है, -7 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इस तरह से वास्तविक विलयन में पार्टिकल साइज़ का मान सबसे कम होता है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल साइज़ होता है। डिफ्यूजिबिलिटी की बात करते हैं या विसरणशीलता की बात करते हैं तो विलयन के गुण, वास्तविक विलयन के गुण शीघ्रता से विसरित होते हैं, कोलाइड विलयन धीरे धीरे विसरित होते हैं, जबकि सस्पेंशन के अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये सामान्य फिल्टर पेपर से प्रवाहित हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन में निलंबन के कण सामान्य फिल्टर पेपर से प्रवाहित होते हैं और जांतव्य झिल्ली से निस्यंदित होते हैं। कोलाइडल के गुण जांतव्य झिल्ली के द्वारा जो है वो निस्यंदित होते हैं, परंतु कोलाइड कण प्रवाहित नहीं होते और वास्तविक विलयन छाने जा सकते हैं। अब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं। जो दृश्यता है या विजिबिलिटी है, इन कणों को साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अथवा इसके बिना भी देखा जा सकता है। कोलाइड विलयन में इसके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, जबकि वास्तविक विलयन को का कण सभी अवस्थाओं में अदृश्य रहते हैं। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। तो वास्तविक विलयन में स्वच्छ वास्तविक विलयन और कोलाइड का जो विलयन होता है वो स्वच्छ पारदर्शी दिखाई देते हैं, जबकि सस्पेंशन ओपेक होते हैं या पारभासी विलयन होते हैं। उनके आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कोलाइड विलयन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जबकि सस्पेंशन और वास्तविक विलयन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कम होता है, जबकि सस्पेंशन और वास्तविक विलयन का काफ़ी ज़्यादा होता है। रंग की प्रकृति की बात करते हैं तो सस्पेंशन के अंदर कोई निश्चित रंग नहीं होता है। वास्तविक विलयन में आयन के ऊपर रंग निर्भर करता है और कोलाइड के अंदर रंग कणों के आकार और परिमाप दोनों पर निर्भर करता है। टिंडल इफेक्ट केवल कोलाइडल सॉल्यूशन प्रदर्शित करते हैं, सस्पेंशन और वास्तविक विलयन प्रदर्शित नहीं करते हैं। ब्राउनियन गति केवल कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाते हैं। वैद्युत कण संचलन की प्रवृत्ति भी कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर ही पाई जाती है। स्कंदन की प्रकृति भी कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर ही उपस्थित होती है और इसी तरह से
वैद्युत क्षेत्र में उपस्थिति को देखते हुए इन कोलाइड के कण धन आवेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, वैद्युत कण संचलन, कोएगुलेशन की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आयंस का आवेशित होना, ये सब कोलाइड के विशिष्ट गुण दिखाई देते हैं, जो कि सामान्य रूप से दूसरे विलयन और सस्पेंशन में नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल, या सॉल का निर्माण किस तरह से किया जाता है। जब हम सॉल की बात करते हैं तो सॉल की पिछले टर्म पे हमने बात की थी कि सॉल दो तरह के होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को बनाना अत्यंत सरल होता है और कई कार्बनिक पदार्थ जैसे जिलेटिन, स्टार्च, एगार, एग, एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोजन आदि जल, ठंडे या गर्म को लेकर के शीघ्रता से घोलकर उसे कोलाइडल सॉल्यूशन में परिवर्तित कर देते हैं। ये सभी द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। जैसे प्रयोगशाला हम स्टार्च का विलयन बनाते हैं। स्टार्च का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 1 ग्राम स्टार्च लेते हैं, उसकी लई बनाते हैं, फिर 100 ml पानी को उबाला जाता है और धीरे धीरे हिलाते हुए उसमें मिला दिया जाता है, तो वो स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड का सॉल्यूशन बनाना या विलयन बनाना या उनका निर्माण करना अत्यंत सरल है, परंतु द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण करने के लिए हमें विशिष्ट विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बड़े कणों को तोड़कर छोटे कण बनाए जाएं, या सूक्ष्म कणों को संघनित करवा करके और बड़े कोलाइड कणों का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से इनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वे विधियाँ हैं जिनमें छोटे कण से बड़े कण को बनाते हैं, दूसरी वे विधि है जिनके अंदर बड़े कणों को लिया जाता है और छोटे कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें काम में आने वाली विधियों की। तो सबसे पहला लेते हैं हम स्थूल कणों को तोड़कर सूक्ष्म कण बनाने की विधियाँ। सबसे पहली है मैकेनिकल डिस्पर्जन या यांत्रिक परिक्षेपण। इस विधि को हम कहते हैं परिक्षेपण विधियाँ। इस परिक्षेपण विधि में बड़े बड़े कणों को तोड़कर छोटे कण बनाए जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ के कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए बड़े कणों को लिया जाता है और एक बाल चक्की में पीस करके कोलाइडल कणों का निर्माण कर लिया जाता है। बाल चक्की में 2 पार्ट होते हैं और ये दोनों धात्विक पार्ट एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तथा विपरीत दिशा में तीव्र गति से घूमते हैं। जिस पदार्थ का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो उस पदार्थ की लुगदी बना करके चक्की के बीच में डालकर चक्की को तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ के बड़े कण पिसकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं। ये छोटे छोटे कण कोलाइड आकार के होते हैं और इनसे कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है और इसके द्वारा हम 6 एंगस्ट्रॉम तक के कणों को बनाया जा सकता है। दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन भी इसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन या ब्रेडिंग आर्क विधि धात्विक कोलाइड बनाने के लिए ये विधि अत्यंत उत्तम विधि है। इस विधि में धात्विक कोलाइड को बनाने के लिए एक द्रव ले लिया जाता है परिक्षेपण माध्यम और इसके अंदर 2 धात्विक छड़ों के मध्य इलेक्ट्रिक आर्क
उत्पन्न किया जाता है। इसमें विद्युत धारा की 10 एम्पियर तथा वोल्टेज की 100 to 300 वोल्ट मात्रा उपयोग में ली जाती है। द्रव को उसके चारों ओर स्थित ठंडे मिश्रण द्वारा ठंडा किया जाता है। छड़ों के द्वारा धातु को छोटे छोटे कण में तोड़ करके और द्रव में फैलाया जाता है। तो जितने भी मेटलिक कोलाइड्स हैं वो इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम आदि के कोलाइडल विलयन। इस विधि में विद्युत आगरों के बीच में धातु की 2 छड़ों को जल में डुबोकर उनके बीच विद्युत स्फुलिंग या आर्क गुजारा जाता है और सोने की 2 तारों के दोनों सिरों के बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। ये जल में निकट लाई जाती हैं, इनसे हीट प्रोड्यूस होती है और सोने को वाष्प में परिवर्तन करने के लिए ये ऊष्मा पर्याप्त होती है। ये सोने की वाष्प संघनित हो जाती है और ये कंडेंस होकर कोलाइडल साइज के सोने के पार्टिकल बनाती है और इस तरह से सोने का कोलाइडल विलयन या गोल्ड का सॉल प्राप्त हो जाता है। स्वेटबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसको संशोधित करके उन्होंने नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे पेंटेन डाईएथिल ईथर में भी सोल का निर्माण किया। तो स्वेटबर्ग ने ये बताया कि ये विधि केवल धातुओं के जलीय सॉल ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक सॉल भी बनाने में उपयोगी होती है। तो इस तरह से हमने आपको 2 प्रिपरेशन ऑफ सॉल की विधियां आज बताई। इसके बाद की अगली विधियां नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।